आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 विज्ञान के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का क्लास 8 का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है, यानी किशोरावस्था के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है, यहां पर हमें बताना है। जिसका उत्तर हो जाएगा रोटी, दाल, सब्जी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 से 30 दिन। ठीक है, कभी कभार मतलब 30 दिन से भी अधिक लग जाता है, तो 28 से 30 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश। जैसे कि मान के चलिए मतलब कोई घर है, वो मतलब घर पूरा पूरी अंधेरा है, उस घर में क्या है पूरा पूरी अंधेरा है, तो कौन वाला वस्तु कहां पर रखा हुआ है आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग एक तो बल्ब अगर जला लें या फिर टॉर्च जला लें तो हर एक चीज हमें एकदम साफ साफ दिखाई देगा कि कौन वाला कहां पर क्या रखा हुआ है। तो इसलिए वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, तो प्रकाश बनाता है, क्योंकि प्रकाश से हम लोग हर एक वस्तु को देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर देखिए न्यूनतम दूरी बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, अगर न्यूनतम दूरी बोला जाएगा, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और अगर अधिकतम दूरी बोला जाता है ना, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी बोला जाने से इसका उत्तर हो जाता अनंत। क्या हो जाता अनंत। और अनंत को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ये वाला होता है अनंत, तो ये हो गया अनंत। अगर अधिकतम बोलेगा तो अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम बोलने से कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो जो घर्षण होता है वह पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां पर ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहां पर क्या है कि ध्वनि किसमें संचालित हो सकती है। तो देखिए ध्वनि जो होता है ये ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में संचालित होगी। ठीक है, लेकिन ये निर्वात में नहीं होती है। निर्वात में ये संचरित या फिर संचालित नहीं होती है। निर्वात में, निर्वात, ठीक है, निर्वात लिखिएगा, निर्वात। यहाँ पर मैं लिख देता हूं निर्वात। ठीक है, जो निर्वात होता है ना, निर्वात में ध्वनि संचालित नहीं हो सकती है, लेकिन हमारा ठोस में, द्रव में, गैस में हर एक जगह पर यह संचालित होगी, लेकिन निर्वात में नहीं होगी। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास क्या है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे प्रसिद्ध नदी है तो यहाँ पर गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है कि एक पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। तो जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारे एक पुरुष हार्मोन है, और इसका जो कार्य होता है ना, ये शरीर के मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। यानी हमारे शरीर का जो मांसपेशी होता है इसको बनाने में, इसको निर्माण करने में ये मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एडम्स एप्पल क्या है, जिसको हम लोग कंठमणि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठमणि बोलते हैं। देखिए जैसे जैसे कोई भी मतलब जैसे कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है, जब वो मतलब जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होता है तो जो गला होता है ना, गलाटो मान के चलिए, जैसे कि अगर मैं एक ठो छाप दूं इस प्रकार से, मान के चलिए एक ठो मनुष्य, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार से जैसे मैंने छाप दिया, तो यहाँ पर ये जो गलाट होता है ना, गलाटो, तो गला का ये जो उभार होता है ना, गला में यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का मतलब यहाँ पर एक उभार टाइप का बन जाता है, मतलब ये थोड़ा बड़ा टाइप का हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है कंठमणि या फिर एडम्स एप्पल। ठीक है, देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि यौवनारंभ, मतलब जैसे कोई मतलब लड़का लड़की को भी जब बड़ा होता है या फिर होती है, ठीक है, में स्वर यंत्र, जो स्वर यंत्र होता है जिसको हम लोग इंग्लिश से लैरिंक्स बोलते हैं, तो जो स्वर यंत्र होता है में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है।
लड़कों का स्वरयंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। तो ये मतलब एक फूल जाता है, एक आब टाइप का हो जाता है, एक उभर जाता है, ठीक है, गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे हम लोग एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि कहते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा कंठमणि। एक्चुअल में जो गला होगा ना, गला तो रहेगा ना, यहाँ पर तो फूल जाता है, ठीक है, मतलब एक उभर जाता है, उभर कर सामने आ जाता है, ये होता है कंठमणि या फिर एडम्स एप्पल। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, आपतित हो रहा है, मतलब ये आपतन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें परावर्तन कोण का मान निकालना है। तो देखिए आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा, दोनों का मान समान होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव जो हमारा नेत्र होता है इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस मानव नेत्र में होता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, घर्षण कम करने के 2 उपाय बताइए। जैसे घर्षण को जैसे हम लोग कम करेंगे तो इसके लिए 2 उपाय क्या क्या है। देखिए इसका 2 उपाय क्या है। पहला है कि किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। जो भी वस्तु का जो सतह रहेगा उसको हम लोग चिकना कर देंगे। अगर चिकना कर देंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा, घर्षण की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। 2 नंबर में क्या है कि 2 सतहों के बीच किसी भी तेलीय या चिकनी तत्वों को लगा देने से उन सतहों के बीच का घर्षण कम हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा चीज जिसमें हम लोग ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस आप लोग जानते हैं ना, ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस क्यों लगाते हैं, ताकि उसमें जो घर्षण हो घर्षण कम हो जाए, इसलिए ग्रीस लगा दिया जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिए श्रव्य ध्वनि किसको बोला जाता है कि ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 Hz, ये जो Hz होता है इसको हम लोग बोलते हैं हर्ज। क्या बोलेंगे, हर्ज बोलेंगे। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हो तो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा कि ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि CNG का पूरा नाम क्या है। तो CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको आप लोग लिख दीजिएगा परीक्षा में, आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। जो लिंग निर्धारण होता है, देखिए लिंग निर्धारण का माने क्या होता है कि मतलब जो बच्चा रहेगा जब वह मतलब रहेगा गर्भ में रहेगा, माँ के जब गर्भ में रहेगा और उससे पहले जब गर्भ में रहेगा, जैसे बच्चा पृथ्वी पर आने के पहले अगर पता लगा लिया जाए कि जो बच्चा है वह लड़का है या फिर लड़की है, तो उसी को बोला जाता है बच्चे का लिंग निर्धारण। और इसी के चलते भ्रूण हत्या भी मतलब होता है। जैसे कि अगर लड़की का जन्म होता है ना, पहले जान जाता है कि नहीं लड़की होगा, तो भ्रूण हत्या कराया जाता है, मतलब जो पेट में ही मतलब उस मतलब बच्चे को मार दिया जाता है। तो ये सब चीज है, ये तो गलत चीज है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है किस प्रकार से किया जाता है ये हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो लिंग निर्धारण किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, लिंग निर्धारण लिखने के बाद यहाँ पर एक डैश दे दीजिएगा, डैश। ठीक है, तो लिंग निर्धारण क्या हो गया, मतलब जैसे कि कोई भी जैसे कि शिशु रहेगा, कोई भी बच्चा रहेगा, तो जन्म से पहले, जब जन्म नहीं लिया है उससे पहले अगर हम लोग पता लगा लेंगे कि वो लड़का है या फिर लड़की है, यानी कि वो नर है या फिर मादा है, तो इसी चीज को बोला जाता है लिंग निर्धारण। देखिए बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए। तो पिता में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है। जो पिता होता है ना, पिता में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है। और माता में क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है, जो कि मैंने लिख दिया है। इसमें पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। जब पिता पक्ष से अगर X गुणसूत्र मिल जाएगा, देखिए लिखा हुआ है कि जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र, यानी अगर हमें पिता पक्ष से क्या हो, अगर X गुणसूत्र मिल जाए, यानी कि X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़की जन्म लेती है। और जब पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है तब लड़का जन्म लेता है। इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास क्या है, कोई परावर्तक पृष्ठ है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक प्रकाश आया, इस प्रकार से ये प्रकाश आने के बाद जैसे यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद ये इस दिशा में चला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है
तो वह प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब एक साइड में इस प्रकार से आएगा और टकराने के बाद इधर चल जाएगा, इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन का दो ठो नियम होता है। किस प्रकार से आप लोग नियम को जानिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से किरण आएगी, ठीक है, और आने के बाद यहाँ से क्या होगी, इस प्रकार से एक किरण चला जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। कुछ इस प्रकार से होता है, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो किरण आती है ना, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है, आपतित किरण। और ये जो चली जाती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण बोला जाता है। अब देखिए ये आया इस प्रकार से और ये इस प्रकार से चला गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है हमारा आपतन बिंदु। क्या होता है ये, आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ पर इसका दो नियम होता है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। ये जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, यहाँ पर जो कोण बनते हैं, जैसे यहाँ पर आपतित किरण है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण को बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है, आपतन कोण बोला जाता है। और यहाँ पर जैसे कि परावर्तित किरण और यहाँ पर अभिलंब है तो परावर्तित है, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनता है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक पहला वाला जो नियम होता है, क्या होता है, ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो आपतन बिंदु, ठीक है, ये जो आपतन बिंदु इस पर जो डाला गया, जो अभिलंब है, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये हुआ पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने नीचे हर एक चीज को लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया एक ठो नियम। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो आई होगा और जो हमारा परावर्तन कोण जो आर होगा, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पर लिखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर आर नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर इस जगह पे आपको R2 लिख देना है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर कि जैव विविधता जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं, अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों। तो देखिए क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, यानी कि ध्वनि का यहाँ पर संचालन नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया ध्वनि ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में संचलित होती है, बट ये निर्वात में संचलित यानी कि संचलित नहीं होती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। तो ये बात हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि जल प्रदूषण को कम करने के 5 उपायों को लिखिए। तो जल प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जाएगा, इसके 5 उपाय लिखना है। पहला उपाय कि उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे को जल में नहीं बहाना, ठीक है, नहीं बहाना चाहिए, आप लिख सकते हैं नहीं बहाना चाहिए। ये हो गया एक ठो बात। आगे के प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। जल स्रोतों में जानवरों की सफाई न करना। व्यर्थ पदार्थों को नदी, तालाब और पोखरों में न बहाना, जो मतलब व्यर्थ चीज होगा उसको नहीं बहाना चाहिए। आगे देख लीजिए जो हमारा 5वां पॉइंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, क्या है, आप देख सकते हैं नुकसानदायी कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाना। तो ये सब इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें। और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का मॉडल पेपर आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।